यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखो कल हम स्टार्ट किए थे आयनाइजेशन एनर्जी कल कुछ पढ़ाए थे, हल्का बताए थे। सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दो। जब तक ध्यान नहीं दोगे समझने वाला चीज है, नहीं ध्यान दोगे तो इसका क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा तुमसे। क्वेश्चन बनेगा तो फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का, समझ में आया? बोर्ड पे ध्यान दो। देखो इधर आगे है आयनाइजेशन एनर्जी के में फॉर द सेम एटम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर। कल हम तुमको लास्ट में पंक्ति में लिखाए थे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होता है सेकंड से, सेकंड का मान ज्यादा होता है फर्स्ट से। ऐसा लिखा थे, जो पढ़ के आया होगा तो ध्यान दिया होगा, लिखाया था लास्ट क्लास में। वही तो लिखा हुआ और द सेम एटम के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी मतलब लगातार आने वाला आयनाइजेशन एनर्जी का मान हमेशा हायर होता है। मतलब थर्ड आयनाइजेशन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम किसका होगा? सेकंड का। उससे कम किसका होगा? फर्स्ट का। अब आगे देखो, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ इन व्हिच केस आयनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। इसमें से रहेगा किस केस में आयनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा है? एक दिया एल्युमिनियम Al+, Al2+, Al3+। हम तुमको बताया है आयनाइजेशन एनर्जी का मान कैसे पता करेंगे? जितना प्लस चार्ज होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज्यादा होगा। कल के क्लास में लास्ट पेज देखो, लास्ट पॉइंट जो लिखाए थे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो कहाँ दिखाओ, कॉपी दिखाओ। हम तुमको बताया था ना, देखो M से M+ बना तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी था, M+ से M2+ बना था सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी था, M2+ से M3+, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो M3+ मतलब चार्ज ज्यादा है सबसे, यहाँ पे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे मान किसका ज्यादा होता था? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो बता दे इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? जिसका प्लस चार्ज ज्यादा होगा। इसमें सबसे ज्यादा प्लस चार्ज कहाँ है? एल्युमिनियम +3। आंसर कौन होगा? डी। पहला का आंसर क्या होगा? डी। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इन व्हिच केस एनर्जी रिक्वायर्ड इज मिनिमम। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, कौन ऐसा केस है जिसमें एनर्जी जो लगेगा वो सबसे कम लगेगा? समझ में आ रहा? देखो पहला केस देखो, X से X+ बना, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। मतलब कोई एटम उसे एक इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे तब ना एक प्लस चार्ज आया होगा। इसमें कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी लगा होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होगा यहाँ पर? देखो सी ऑप्शन देखो, X+ H2+ बना, कौन सा आयनाइजेशन एनर्जी होगा? वही चीज है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी से एक और इलेक्ट्रॉन निकाले, कौन सा आयनाइजेशन लगा होगा? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा? ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है, ये भी आयनाइजेशन एनर्जी है, सभी का एनर्जी तो लगा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखो तो बी ऑप्शन में पहले से निगेटिव चार्ज है। पहले से क्या है? निगेटिव। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, निगेटिव चार्ज पहले से है और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें कोई एनर्जी देना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा? इसमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो माइनस वाला को क्या भगाता है? दूर भगाता है। इलेक्ट्रॉन निकालना बी वाले केस में इस समय एनर्जी देना पड़ेगा। इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, इसमें देना पड़ता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? जब किसी निगेटिव पार्ट से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है ना, X बना है, इसमें एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, इसमें रिलीज ही होता है। समझ में आ रहा? सबसे कम एनर्जी कहाँ लगेगा? बी में। कहाँ लगेगा? आंसर क्या होगा? बी। अब आगे देखो, ये समझने वाला पॉइंट यहाँ से देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करता है? सबसे पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव। क्या है? जेड इफेक्टिव फैक्टर हमेशा पीरियड में काम करता है। किसमें काम करता है? पीरियड 7 पीरियड बता चुके हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो जैसे ही किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, पहले बता चुके हैं। किसी भी पीरियड में आगे लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव का मान बढ़ा मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, प्लस चार्ज सेकंड चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज बढ़ने से
आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना चार्ज बढ़ेगा वो न्यूक्लियस से उतना नजदीक जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी उसका क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, यानी बाएं से दाएं जाएंगे पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज। तो लिखा आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव घटाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। फैक्टर कहां काम करता है, पीरियड में। किसमें काम करता है, जैसे देखो ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन से कहां गए, हीलियम। जैसे आगे बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड पीरियड में देखो लिथियम से जाएंगे बेरिलियम, तो इससे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, बेरिलियम का। बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, बोरॉन का। बोरॉन से ज्यादा किसका होगा, कार्बन से ज्यादा किसका होगा। किसी भी पीरियड में छठा पीरियड में सीजियम से ज्यादा किसका होगा। बाएं से दाएं जैसे भी जाएंगे पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, ये पहला। दूसरा फैक्टर देखो, दूसरा फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला, दूसरा फैक्टर जो है आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करने वाला वो है एटॉमिक साइज। क्या है, एटॉमिक साइज फैक्टर हमेशा ग्रुप में काम करता है। कहां काम करता है, एटॉमिक साइज फैक्टर कहां काम करता है, ग्रुप कितना है, पीरियोडिक में 18, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा 12, चौथा 13, 14, 16, 17, 18, टोटल कितने ग्रुप है, 18। तो किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप से बॉटम, बताया ना ये बात, तो साइज बढ़ता है। साइज क्या होता है, किसी भी ग्रुप में, जैसे देखो जैसे हम फर्स्ट ग्रुप में गए, हाइड्रोजन से नीचे आ रहे लिथियम में, हाइड्रोजन से ज्यादा साइज किसका होता है, लिथियम का। साइज पढ़ा चुके हैं ना, इससे 10 पहले, इससे 10 पहले एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पढ़ाए थे, तो बताया था ना। लिथियम से ज्यादा किसका साइज होगा, सोडियम का। सोडियम से ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम से ज्यादा किसका होगा। तो साइज बढ़ता है क्योंकि सेल बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वही चौथा पीरियड में तो 4 गो सेल है, पांचवा पीरियड में ये क्या तो सेल हुआ, 5। सेल बढ़ते जाएगा तो साइज बढ़ेगा। तो जैसे ग्रुप में हम ऊपर से जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ने से क्या होता है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस, ये भी एक सेल है, ये दूसरा सेल, इसका साइज दूसरा सेल का ज्यादा, ये तीसरा सेल का साइज ज्यादा, ये चौथा सेल है। तो बताओ एक आइटम ऐसे है, इसमें 2 ही सेल है। कितना सेल है, साइज तो इसका ज्यादा है ना, ऐसा कम है। आप इसमें पूछेंगे दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका कम, कैसे पता करेंगे। देखो जिसका साइज ज्यादा है, यहाँ से न्यूक्लियस से यहाँ से, अभी न्यूक्लियस इसमें फोर्स लगाएगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे। इस इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, एनर्जी देना पड़ेगा, उसे बताया ना एनर्जी। यहाँ पे देखो, यहाँ भी न्यूक्लियस इसमें फोर्स लगाएगा, यहाँ भी हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर वाला से एनर्जी देना पड़ेगा। तो बताओ ये ज्यादा दूरी है ना, दूरी यहाँ पे ज्यादा है, ज्यादा साइज के कारण, तो इसके वजह से इसमें तो कम ही एनर्जी देना पड़ेगा, न्यूक्लियस कम फोर्स लगा है। दूर रहेगा, एक आदमी वहां खड़ा है, यहाँ से खींच रहा है, एक आदमी यहाँ खड़ा है, फोर्स कहाँ जगह, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस को ज्यादा खींचा हुआ है, इसको इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और यहाँ पे आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे क्योंकि कम फोर्स लगा रहा है, दूरी ज्यादा है। तो बताओ यहाँ पे कम फोर्स लगा रहा है, दूरी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कम ही एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे देखो ज्यादा खींच रहा है, दूरी कम है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो साइज जैसे ही बढ़ता है, साइज बढ़ गया, तो साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। क्या होता है, समझ आ रहा है, साइज बढ़ने से एनर्जी घटा ना, वही लिखा देखो, साइज जैसे बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी वहां देखो डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सन प्रोपोर्शनल। किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ने के कारण क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। तो जैसे देखो फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे लिथियम से सोडियम में गए तो आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, लिथियम का। फिर लिथियम सोडियम का सबसे कम, उससे कम किसका होगा, पोटेशियम का। उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा ग्रुप में, किसमें होगा। अब देखो आगे, आयनाइजेशन एनर्जी जो है जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया है, ये पहला पॉइंट। और जेड इफेक्टिव किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पॉजिटिव चार्ज के, पहले भी बता चुके, 10 बार लिखा चुके हैं। और नेगेटिव चार्ज के उल्टा, मतलब बहुत सारा चार्ज दे दिया एक बार क्वेश्चन में, प्लस चार्ज माइनस चार्ज न्यूट्रल, तो उसमें पूछा किसका एनर्जी ज्यादा था, जो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका एनर्जी ज्यादा कर देना, माइनस वाला का थोड़ा कम कर देना। बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बनाएंगे। आगे देखो, आयन विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस आयन का, आयन मतलब क्या होता है, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, ऑक्सीडेशन से ज्यादा मतलब क्या, जैसे किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, किसी का ऑक्सीडेशन +5 है, +2 +3 +4 5, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मतलब इसमें चार्ज ज्यादा, तो चार्ज ज्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, तो जिस आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है उसका आयन एनर्जी भी क्या होता है। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखो जैसे आयरन पे Fe3+ दिया हुआ है, इसका Fe2+, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा चार्ज है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो गया, इसका सबसे क्या होगा, ज्यादा। उससे कम किसका होगा, इसका, और सबसे कम किसका होगा, समझ में आ रहा। आई न्यूट्रल हुआ, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ना तो प्लस है नहीं माइनस। आई से भी कम किसका होगा, नेगेटिव बनेगा, किसका होगा। अब देखो ये 2 फैक्टर समझ में आ गया, कि पीरियड में एक ग्रुप में और एक ये केस। और तीसरा फैक्टर क्या होगा,
आयनेशन एनर्जी देखने के केस में किसी भी एलिमेंट का बोल देगा निकालने के लिए ऑर्डर, तो ये भी फैक्टर देखा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कितना बच्चा कंफ्यूज इस फैक्टर का जब ऑर्डर बताएंगे अभी बहुत सारा, तो शुरू हुआ है। तीसरा फैक्टर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा फैक्टर है जी? इलेक्ट्रॉन आयनेशन एनर्जी में तीसरा फैक्टर हम लोग देखते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो हम पहले लिखना सिखाए थे पहले चैप्टर में। जो लिखा है देखो क्या लिखा, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। देखो तुमको हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाए हुए थे, देखो ये इधर देखो 4 तरह का सबसेल बताए थे, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। एस सबसेल में क्या छोटा पा बनता था? याद करो 12 से करना। पी सबसेल में क्या ठो बनता था? 3 ठो। डी सबसेल में क्या ठो बनता था? 5 गो। क्या ठो? 5 गो। 1 2 3 4 5। एफ में 7 गो। याद आया? 1 2 3 4 5 और 7। हर एक में 2-2। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता था, इसमें 106 इलेक्ट्रॉन है। इसमें डी में 5 10, 10, एफ में 7 7 दूना 14। अच्छा बताओ, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब पहले भी समझा, अभी मतलब समझा। देखो अगर एस में, देखो एस में 1 इलेक्ट्रॉन, देखो एस में इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता कितना है? 2। कितना? 2। 2 अगर इलेक्ट्रॉन है एस में पूरा भरा हुआ है तो उसको कहते हैं फुल फील्ड। क्या बोलते हैं? फुल फील्ड। सबसे पूरा भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे देखो पी में कितना इलेक्ट्रॉन रखने का क्षमता? 6। पी 6 रहे तो ये क्या होगा? फुल फील्ड। डी में कितना क्षमता है? 10। डी 10 में क्या कहलाएगा? फुल फील्ड। 14। F14 में क्या कहलाएगा? फुल फील्ड। अगर इसका आधा हो जाए, क्या हो जाए? आधा। इसको कहते हैं हाफ फील्ड। क्या कहते हैं? जैसे आप क्या हो, S2 था तो S1 कर दिए तो क्या हो गया? हाफ फील्ड। P6 था तो P3 कर दिए तो क्या हो गया? D10 था D5 कर दिए, क्या हो गया? हाफ फील्ड। F14 था F7 कर दिए, क्या कर दिए? हाफ फील्ड। मतलब अगर पूरा भरा हुआ है सब सेल तो फुल फील्ड। जैसे देखो ये S सब सेल पूरा भरा है, S2 ये क्या हो गया? फुल फील्ड। P6 क्या हो गया? फुल फील्ड। D पूरा भरा है, D10 फुल फील्ड। F14 क्या हो गया? फुल फील्ड। इधर देखो S1 क्या हो गया? हाफ फील्ड। P3 हाफ फील्ड। D5 हाफ फील्ड। F7 हाफ फील्ड। कह रहा है जब तुम आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे तो तुम एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना। अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड है या क्या है? फुल फील्ड, तो जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टेबल माना जाता है। क्या कब माना जाता है? स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। उसको स्टेबल माना जाता है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। यानी उस केस में अगर कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या फुल फील्ड मिलेगा तो उस केस में उसका आयनेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा जी? उस केस में क्या होगा? आयनेशन एनर्जी ज्यादा। ऐसे रखो। उस केस में आयनेशन एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? जब ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस है तो आयनेशन एनर्जी क्या होगा? ये भी तुमको चेक करना पड़ेगा। मतलब आंख मूंद के आयनेशन एनर्जी का खाली यही 2 फैक्टर नहीं काम करेगा, ये भी फैक्टर तुमको चेक करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑर्डर लिखने वक्त में चेक करना पड़ेगा। जब हम सवाल बनवाएंगे ना तो हम सब बताएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? थ्योरी भी पढ़ा रहे, सवाल इस पर कैसा कैसा आता सब बताएंगे। एटॉमिक साइंस में कितना वैरायटी का सवाल पूछा जा सकता है सब बता चुके हैं। आयनेशन एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है। देखो ये अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो S1 पे क्रॉस कर दिए, कहने का मतलब S1 का केस कभी भी लिया नहीं जाता। देखो इसमें S1 का केस कभी भी लिया नहीं जाता, इसको हम 9 लेके चलेंगे, इसको लेके नहीं चलेंगे। तो इसको क्या कर दिया? क्रॉस। हम किसको लेके चलेंगे? P3 D5 F7 और इधर क्या लेके चलेंगे? S2 P6 D10 F14। समझ में आ रहा? जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहे, इस चीज को समझने के लिए एग्जांपल से समझा रहे। सभी आदमी बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे देखो एक एलिमेंट ले लिया हम नाइट्रोजन, क्या ले लिए? ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 है। इधर ले लिए एक और एलिमेंट ऑक्सीजन, क्या ले लिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है जी? अच्छा बताओ, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो नाइट्रोजन का तुम आप 7 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 तो 3 2 5 2 7 हाफ फील्ड। ऑक्सीजन का भी लिख दो 1s2 2s2 भी 8 इलेक्ट्रॉन 4 2 6 2 8 हो गया। अब एक नीचे को रे हम कैसे चेक करते हैं हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड? उसका लास्ट वाला क्या कहते हैं? देखो कभी भी किसी भी एलिमेंट में कोई भी काम होता है केमिस्ट्री में, अंतिम वाला सेल में, किसमें? अंतिम वाला बाहर वाला जो कक्षा होता है ना, बाहर वाला सेल, हम पहले भी चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, उसी में सब खेला होता है। इलेक्ट्रॉन उसी से निकलता है, उसी में आता है, उसी से शेयर होता है, सब कुछ होता है। जैसे देखो अब नाइट्रोजन का बाहर वाला जो सेल है ये सेकंड सेल है 2s2 2p3। देखो अच्छा एक बताओ, 2s2 तो पूरा भरा हुआ है, S2 तो पूरा भरा हुआ है। देखो ये वाला हम चेक करेंगे 2p, क्या देखेंगे? 2p। अरे देखो p सबसे ऐसा होता है 3 ठो डब्बा, हां 1 2 3 क्या ठो है? 3। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन इससे पहले एक भर देंगे, बता देना वुंड्स रूल फॉलो होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो ऑक्सीजन के इसमें 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। देखो ये ये भरा हुआ है ना जी, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जो भरा हुआ नहीं है उसको देखेंगे लास्ट में।
2p4, इधर 2p4 है, क्या है? 2p4 वो 1 2 3 ठो, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, दूसरा नीचा। तीसरा और एक ऐसे नीचा। उल्टा। बात समझ में आ रहा? अच्छा बताओ, ये 2p4 है, ये क्या है? 2p3। अच्छा बताओ, 2p3 जो है p में रखने का क्षमता कितना है? 6। कितना है कितना? 3। तो ये आधा हो गया, आधा हो गया तो कौन सा केस होगा? हाफ फिल। p का जस्ट आधा, हाफ फिल। अच्छा देखो इधर, इसमें 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के केस में, रखना के क्षमता होता है 6 तो 6 रहता तो कहते फुल फिल, 3 रहता तो कहते हाफ फिल, और 4 है देखो पूरा है तो फुल फिल, आधा है तो हाफ फिल, और उसके अलावा कुछ भी है पार्टियली फील्ड, उसको बोला जाता है पार्शियली फिल्ड। क्या कहा जाता है? याद रख लो, हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहेगा तब स्टेबल मानेंगे, मतलब ज्यादा उसको प्रायोरिटी देंगे, उसका एनर्जी ज्यादा कर देंगे। लेकिन पार्शियली फील्ड रहेगा मतलब उसके अलावा कुछ और रहेगा तो उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, मतलब उसका एनर्जी कम होगा। बात समझ में आ रहा? तो जैसे देखो, अब एक बात बताओ, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहाँ का एलिमेंट है? तो हम चेक करते देखो, सेकंड पीरियड देखो, सेकंड पीरियड में दिख रहा है नाइट्रोजन, दूसरे को भी देखना होता था। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे दिख रहा है सेकंड पीरियड में, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और उसके जस्ट बाद आता है ऑक्सीजन। अब तुम ऐसे सोचो, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हम तुमको अभी क्या पढ़ा है? कभी भी किसी पीरियड में अगर आगे बढ़ते हैं, किसी भी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का भी मान क्या होगा? उस हिसाब से अगर तुम चलोगे तो देखो, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है ना, तो नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का। बाएं से दाएं पीरियड में बढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो नाइट्रोजन से मान ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का। तुम अभी ऑर्डर निकालता इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग तुम निकालता कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है किससे? नाइट्रोजन का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालोगे नहीं, कभी आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर निकालोगे, ये फैक्टर प्लस ये फैक्टर, ये भी आएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कभी भी किसी का भी चेक करोगे ना, ये दोनों फैक्टर जो लगाओगे पीरियड ग्रुप में, साथ साथ इसको भी लेके चलना है। किसको? इसको भी। इसको तो चेक ही कर लेना, स्टेबल है, हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है या पार्शियली फील्ड है। समझना ना? तो जैसे देखो, तुमने सोचा कि हम पीरियड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नियम के अनुसार देखें, जैसे हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे सेकंड पीरियड में, तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आया, तो नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन से ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन कम। लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन है पार्शियली फील्ड है, कैसा? और नाइट्रोजन में है हाफ फील्ड। क्या किसका है? तो हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा ना। हाफ फील्ड क्या माना जाएगा? कहीं भी हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो तो उसको स्टेबल ज्यादा माना जाता है, याद रख लेना। और पार्शियली फील्ड को कम स्टेबल माना जाएगा, इसीलिए ऑर्डर उलट जाएगा कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो ऑर्डर अब किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। ये आंसर गलत आएगा परीक्षा में, कर अगर उसको गलत माना जाएगा तो उसका रियल आंसर क्या होगा? यहाँ लिखे, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। किससे? ऑक्सीजन। तुम लिखता है इसे कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। समझा? ऑक्सीजन का ज्यादा होगा नाइट्रोजन से, तुम ये लिखता आंख मूंद के, लेकिन ये गलत माना, ये होगा सही। समझ में? क्यों ये सही होगा? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन भी चेक किया जाता है ना, इसलिए बहुत बच्चा आता हुआ क्वेश्चन गलती कर देता है। आयनाइजेशन एनर्जी में कितना भी तेज से तेज बच्चा होगा, तेज तरह जो हल्के में इसको पढ़ता ज्यादा नहीं सोचता है, मान लो तुमको लगा ये है वो निकाल लेंगे, पीरियड में बढ़ता घटता है, इस ऑर्डर पे चलेंगे, ये वाला देखने नहीं किया, ये वाला सबसे भी है, यही तुम्हारा जान बख्शेगा। समझा? तो ये जो नहीं देखता है तो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो जाता है। और याद रखो, तुम जो आंसर गलती लाओगे ना, देखो परीक्षा में जो ऑप्शन बनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाता है? जैसे मैथ का कोई सवाल बना रहा है, ठीक है, उसका आंसर आया 1.7। आंसर क्या है? उस सवाल का सही आंसर क्या है? 1.7। तो क्या करेगा एग्जामिनर? 4 ऑप्शन बनाएगा, ABCD, ठीक है। फिर वो क्या करता है? 1.7 उसका सही आंसर उस क्वेश्चन का जो बनाता है। लेकिन वो एग्जामिनर जो है स्टूडेंट के तरह भी सोचता है, टीचर वैसे नॉर्मल टीचर नहीं होता क्वेश्चन बनाने वाला, ऊपर का बहुत दिमाग से बनाता है, सोचता है कि अब स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन को बनाएगा तो गलती क्या क्या करेगा। मतलब इस क्वेश्चन को गलती करता एक स्टूडेंट इस तरीका से बनाएगा, इस तरह से आंसर कितना आएगा गलती करके? 1.5 कितना आएगा? फिर सोचेगा इस स्टेप से दिमाग लगाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा? क्या जोड़ घटा गुना भाग में इसमें आ रहा है, इसमें कहीं गलती हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3। तो ये तीनों भी ऑप्शन में डाल देगा। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो क्या कर देगा? इसका ऑप्शन कैसे बनेगा? 1.3, 1.5, 1.3, लास्ट में दे देगा 1.7। डी। तू क्या करता है कि जैसे क्वेश्चन बना है,
तुम्हारा आंसर आ गया 1.3, वाह 1.3 ठीक बात आ गई। अब बाद में मिलाया घर पे, क्या ये तो गलती हो गई। समझा क्या बोलना चाह रहे हैं? तो तुमको टीचर बहुत चालाक होता है, वो टीचर ऐसे ही देता है गलतियाँ करवाने के लिए। इसलिए कोई भी क्वेश्चन बनाओ एक बार सही से बनाओ, एक ही बार में आंसर सही से आ जाएगा। गलती ज्यादा कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन पे, तुमसे गलती होगा, गलती करके जो तुमको आंसर आएगा वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो तुमको तो आंसर दिखेगा वो हम जो आए वही तो है 1.3, तो तुम्हारा गलती रहेगा ना। और तुम ठीक करके आएगा 1.3, आंसर है क्या है 1.7। तुमको ऑप्शन में जो एक तो सही आंसर रहता है, बाकी जो 3 को दिया रहता है तुमको दिमाग भटकाने के लिए दिया रहता है, मतलब तुमसे वो गलती करवाना चाहता है। समझ में आ रहा है ना? तो तुम गलती जो करेगा वो भी आंसर दिया रहेगा हमारे ऑप्शन में, इसलिए पूरा बढ़िया से पढ़ के जाओगे। जैसे देखो इस सवाल को इस अभी ये नहीं सोचता कोई, तो क्या आंसर आता है? ऑक्सीजन का ज्यादा नाइट्रोजन से है, तो परीक्षा में ये भी दिया रहेगा ऑक्सीजन का ज्यादा नाइट्रोजन से, इसका आंसर क्या है? नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से। समझ में आ रहा है ना? तो आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर आप कभी भी लिखोगे किसी भी एलिमेंट का, ये पीरियड वाला केस, ग्रुप वाला केस, ये वाला केस और ये चारों दिमाग में हमेशा रखना है, समझा? चारों दिमाग में रखोगे ना तब जाके कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल देंगे, तो आयनेशन एनर्जी का शुरुआत हुआ है, एक एक केस डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन कहीं का गलती नहीं होगा। समझ में आ रहा? इसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे, ट्रिक्स ऐसा ऐसा ट्रिक्स देंगे वो कहीं नहीं तुमको मिलेगा। ट्रिक्स समझता है ना, मतलब किसी भी भारी से भारी चीजों को आसान तरीका से बता देंगे। तो ये अभी शुरुआत है, समझ में आ रहा है? अच्छा देखो इधर ये वाला तुमको समझ में है? अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लास्ट में लिखा है 2s2 2p3 क्या लिखा हुआ है? 2 के जगह मान लो n ले लो, क्या ले लो? n मतलब क्या हुआ? बाहर वाला से, बार बार बता चुके हैं, n का मतलब बाहर वाला से होता है। 2s2 2p3 मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं ns2 np3, क्या मान सकते हैं? यहाँ पे देखो 2s2 2p4 है, इसको मान लो ns2 np4, क्या मान लेंगे? बताओ 2s2 2p3 है, ns2 np3 का कंफ्यूजन यहाँ पे किसका ज्यादा है एनर्जी? किसका? इसका कंफ्यूजन क्या है? ns2 np3 क्या है? किसका कम है? ns2 np4 का किसका कम है? वही लिखे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखे, कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी ns2 np3 का ज्यादा होता है किससे? ns2 np4 से, याद रखना। मतलब तुम लिख रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, देखना लास्ट वाला कंफ्यूजन देख लेना, किसी एलिमेंट का अगर कंफ्यूजन क्या आ गया ns2 np3 आएगो का है ns2 np4, तो किसका ज्यादा होगा? ns2 np3 का ज्यादा होगा, और कम किसका होगा? np4, जैसे ये वाला केस। तो ये दिमाग में रख लो। ये जो कहाँ पर ऑर्डर काम करेगा? पीरियड में। कहाँ? पीरियड। जैसे तुमको देखा ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किस पीरियड का है? सेकंड पीरियड, एक ही पीरियड में आ रहा है। तो ये वाला किसी भी पीरियड में है, किसी भी पीरियड में ये वाला तुमको दिमाग में बैठा लो, ये ट्रिक्स है, ट्रिक्स किसी भी सवाल को आसान तरीके से बनाने का ट्रिक्स है, काफी काम देगा आगे। किसी भी पीरियड में अगर ns2 np3 कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी हमेशा ns2 np4 से क्या होता है? ns2 np3 का कॉन्फ़िगरेशन, ns2 np3 वाले कॉन्फ़िगरेशन का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगा किससे? ns2 np4 वाले से। किसमें? किसी भी पीरियड में। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का देखो ns2 np3 था कि नहीं, इधर ऑक्सीजन का ns2 np4 था, देखो नाइट्रोजन का ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 है, इसका क्या है? ns2 np4। समझ में आ रहा है ना? शुरू है। तो देख चौथा फैक्टर क्या है? तीनों फैक्टर भी लिखा है आयनेशन एनर्जी में। चौथा पहला देखे थे क्या? जेड इफेक्टिव फैक्टर जो पीरियड में काम करता है। दूसरा फैक्टर एटॉमिक साइज ग्रुप में काम करता है। फिर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज देखे थे, और तीसरा था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और चौथा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है? ये भी इफेक्ट देखा जाता है आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखने पर। देखो क्या लिखा है? ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ सब्सटेंस का अट्रैक्शन क्या होता है? जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन पावर। ये पहले भी लिखा है, बता दीजिए पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसका होता है? एस सबसे ज्यादा किसका होता है? उससे कम किसका होता है? बी।
उससे कम किसका होता है डी का, और सबसे कम किसका होता है बताया जाने स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या आता है ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग पावर, इसी को बोला जाता है पेनिट्रेशन पावर। सबसे ज्यादा किसका होता है एस का, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक एस सबसे पहले होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका ज्यादा होगा एस। उससे कम पी, उससे कम डी, उससे कम एफ। तो ये भी चेक करेंगे, अगर सबसेल एस है, एक तरफ एक वो पी सबसेल है, एक तरफ एस सबसेल है, किसका एनर्जी ज्यादा करेंगे एस का, किसका करेंगे मान लो दो सबसेल दिया हुआ परीक्षा में डी और एफ कॉन्फ़िगरेशन में, तो किसका ज्यादा होगा डी का कि एफ का डी का। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा दिस फैक्टर इज यूज्ड व्हेन एटॉमिक नंबर डिफरेंस इज 1। इस फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब दो एलिमेंट के बीच एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मतलब घटाने के बाद एक आता है, तब ये फैक्टर यूज होगा। अब आगे देखिए एस सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, इसको समझा रहे हैं। एस सबसेल न्यूक्लियस के काफी नजदीक होता है, जब न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा तो न्यूक्लियस में ज्यादा फोर्स लगाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उसमें ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, इसलिए इसका एस सबसेल का एनर्जी सबसे एस सबसेल इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, सो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड है, मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस सबसेल एज कंपेयर टू पी सबसेल डी सबसेल एफ सबसेल। समझ में आ रहा है? एस सबसेल जो कि न्यूक्लियस से काफी नजदीक होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में उनको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, किसके कंपैरिजन में पी डी और एफ सबसेल कंपैरिजन। तो एस सबसेल वाला का एनर्जी पेनिट्रेशन पावर सब ज्यादा होगा, पी के कंपैरिजन में पी का ज्यादा होगा, डी से डी का ज्यादा होगा एफ से। जैसे एक क्वेश्चन दिया है देखो, इधर दिया बेरिलियम, इधर दिया बोरान। अच्छा बताओ बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 4, बोरान का 5। बेरिलियम का में 4 इलेक्ट्रॉन है, बोरान में कितना 8। इसका तो देखो किसी का भी एनर्जी लिखने के लिए बोले ना, चाहे किसी भी पीरियड का हो, किसी का उससे मतलब नहीं है, तुम पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना। क्या लिखना इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 4, इसमें कितना 5, इसका क्या होगा 1:2, इसका क्या होगा 1:2:2p1। अब एक बात देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखते, वैसे चेक करते हैं, बेरिलियम 4 है 5 किस पीरियड में आता है सेकंड पीरियड में, किसमें देखो बेरिलियम ये है सेकंड पीरियड में, देखो बेरिलियम के बाद कौन आता है बोरान, दिख रहा है। तो हम बताए थे कि बाएं से दाएं जब पीरियड में बढ़ते हैं तो एनर्जी का मान बढ़ता है पीरियड में, और बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा बोरान का, बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा, इस ऑर्डर के कंपैरिजन निकालें तो बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरान से। समझ में आ रहा है ना? देखो सॉरी बेरिलियम से ज्यादा किसका होगा बोरान का, बोरान का ज्यादा एनर्जी होगा ना, बोरान का एनर्जी किससे ज्यादा होगा बेरिलियम से, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? हम इसलिए बोले कि कभी भी एनर्जी का ऑर्डर देखोगे तो ग्रुप पीरियड को देखने के बाद साथ साथ क्या देखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या देखना है। जैसे देखो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन, आप देखो इसका लास्ट सेल कौन है एस सबसेल, क्या है एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, पूरा स्टेबल है, एस में रखने का क्षमता 2 ही होता है सबसे ज्यादा, पूरी फुल फील्ड है, कैसा फुल फील्ड पूरा भरा हुआ है सबसेल, तो कैसा कन्फिगरेशन होगा फुल फील्ड, कैसा होगा ऐसे में। देखो लास्ट पी कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है ना, इसी को हमको निकालना है, पी सबसेल है इधर एस सबसेल, वैसे ही देखो ये एस है ये पी है, हम क्या बोलते हैं एस का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है ना पी से, ये न्यूक्लियस से काफी नजदीक होगा, ये न्यूक्लियस से काफी नजदीक होगा तो इसमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसका एनर्जी ज्यादा होगा किससे पी वाले से, समझ में आ रहा? तो इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मतलब बेरिलियम का एनर्जी किससे ज्यादा होगा बोरान से, तो ये लिखे हैं एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ बोरान। अब वैसे भी बेरिलियम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसको n मान लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे NS2, क्या मानेंगे तो इसका क्या बोलेंगे NS2। अब बोरान में क्या लिखा हुआ है NS2np1, क्या लिखा हुआ है, यानी NS2 का कॉन्फ़िगरेशन सॉरी NS2 का एनर्जी NS2np1 से क्या होगा ज्यादा होगा। किसी भी पीरियड में NS2 वाले कॉन्फ़िगरेशन का एनर्जी किससे ज्यादा होता है NS2np1 से, समझ में आ रहा? इसको याद है। और ये जो ऑर्डर है ये चौथे पीरियड तक काम करेगा, कहां तक पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथे पीरियड तक ये रूल काम करेगा, समझ में आ रहा? अभी 2 क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं एनर्जी पे, दोनों में तुमको क्या पता चला, कभी भी एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले लिख लो, देख लो स्टेबल कन्फिगरेशन है या पेनिट्रेशन पावर काम कर रहा है, एस सबसेल है कि पी है कि डी है एफ है, यार नहीं समझ में आ रहा, और किसका हाफ फील्ड है कौन फुल है, फुल फील्ड है कौन पार्शियल फील्ड, ये भी चेक करेंगे। डायरेक्ट ये नहीं देखेंगे कि पीरियड में है कि ग्रुप में, समझ में आ रहा? देखो इसका नियम के अनुसार क्या कहते हैं, बोरान का ज्यादा था बेरिलियम से, लेकिन आता किसका है बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरान से। ये भी सवाल तुमसे गलती हो जाता है, क्यों ऐसा होता है पेनिट्रेशन पावर की वजह से, इसमें एस सबसेल है लास्ट में, इसमें पी सबसेल है, तो एस सबसेल का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, समझ में आ रहा? आज के क्लास में यहीं पे फिर हम नए एनर्जी में नेक्स्ट क्लास में और बाकी बात डिस्कस करेंगे। यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले मिलेगा आपको।
तो यूट्यूब चैनल जेपी मेहता को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।